चलिए दोस्तों, बोलिए जुबा केमिस्ट्री। और चलिए भाई शुरू करते हैं अपने आज के पीवाईक्यू सेशन को। तो दोस्तों, पिछले टर्म पे हम लोगों ने प्यूरिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की थ्योरी देखी थी, और आज चलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जो पास्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। और उसी के थ्रू ये जो हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफिक इन द सेंस क्योंकि इसका यूज़ आगे किसी और चैप्टर में नहीं होता है, ये एक हाईली इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो आप इसको पहले पढ़ें बाद में पढ़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और जब पढ़ें तो एक बार में इसके बच्चों नोट्स वोट सब कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए सर, इसके बारे में चलिए हम लोग आज की प्रैक्टिस सेशन को चलिए कंप्लीट करते हैं। हमारी फैमिली में जो नए बच्चे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरा इंट्रो देख सकते हैं कि भाई आपको पता होना चाहिए आपके टीचर कौन है। और हर लेक्चर के जो नोट्स हैं हमारे स्कोर केमिस्ट्री बाय विनीत द्विवेदी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी प्रैक्टिस शीट्स और सारे लेक्चर नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। यस सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। टू कंपाउंड्स 1 and 2 इल्यूटेड बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एड्सॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इज ग्रेटर देन एड्सॉर्प्शन ऑफ सेकेंड कंपाउंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए सर समझते हैं, बहुत ही प्यारा। देखिए हर एक सवाल अपने आप में एक कंसेप्ट को बेटा लेकर के आता है, आइए इसको समझते हैं। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमने आपको बताई दी सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को सर सेपरेट करने का बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका होता है। एक हमारे पास ग्लास कॉलम होता है, यहाँ पे सर हम कॉटन लगा देते हैं, इसमें हम लोग सिलिका जेल भर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कंपाउंड एड्सॉर्ब हो जाता है, ये चीज़ें। अब इसके बाद हम इसमें सॉल्वेंट डालते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट डालते हैं। देखिए सीन क्या होता है, जब हम लोग इसमें जब सॉल्वेंट डालते हैं तो शुरुआत करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ शुरुआत करते हैं, जो कंपाउंड लेस एड्सॉर्ब होता है वो नीचे आ जाता है, और जो कंपाउंड स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होता है वो सॉल्वेंट के साथ फ्लो कराने के बावजूद भी बहुत धीरे धीरे करके आता है। तो एक चीज समझिएगा, जो कंपाउंड ज़्यादा एड्सॉर्ब है, जो कंपाउंड ज़्यादा एड्सॉर्ब है वो स्ट्रांगली चिपकेगा, जो कंपाउंड ज़्यादा एड्सॉर्ब है वो स्ट्रांगली चिपकेगा, स्ट्रांगली चिपकेगा तो धीरे धीरे फ्लो करेगा। और जो कंपाउंड लूजली एड्सॉर्ब है वो जल्दी जल्दी बेटा सॉल्वेंट के साथ बहेगा। कॉलम में कंपाउंड को डालने से पहले हम उसकी टीएलसी चेक करते हैं। टीएलसी में 5 सेंटीमीटर की ग्लास ये चिप होती है, इसके ऊपर सिलिका जेल हम लोग चिपका देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। यहाँ पे पेंसिल से लाइन करते हैं, यहाँ पे पेंसिल से लाइन करते हैं, यहाँ पे कंपाउंड डालते हैं और इसको हम सॉल्वेंट के बीकर में डालते हैं। सॉल्वेंट फ्लो करता है तो कैपिलरी एक्शन से इसको भी ले जाता है। अब यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, ये कॉलम का शॉर्टर फॉर्म होता है, ये कॉलम का शॉर्टर फॉर्म होता है। पता चलता है इसमें कौन कौन से हमारे रिएक्शन मिक्सचर में कौन कौन से कंपाउंड है और उनका आरएफ वैल्यू क्या क्या है। जो कंपाउंड स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होता है वो सॉल्वेंट के साथ धीरे धीरे फ्लो करता है, धीरे धीरे फ्लो करता है तो उसका आरएफ वैल्यू कम होता है। और जो कंपाउंड लूजली एड्सॉर्ब होता है वो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा तेजी से चलता है और उसका आरएफ वैल्यू अधिक होता है। आरएफ वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट, ये आरएफ वैल्यू होता है। ये बताता है कि बंदा सॉल्वेंट के साथ कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है। जिसका आरएफ अधिक है वो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा फ्लो कर रहा है, और ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो मतलब वो लेस स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है। और जिसका आरएफ वैल्यू कम है वो सॉल्वेंट के साथ धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, मतलब उसका एड्सॉर्प्शन अधिक है, ठीक है ये चीज़। तो जो बंदा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है विल हैव स्मॉलर आरएफ, विल हैव स्मॉलर आरएफ, ठीक है। और जो लूजली एड्सॉर्ब है विल हैव हायर आरएफ, विल हैव हायर आरएफ, ठीक है। स्ट्रांगली एड्सॉर्ब, सॉरी लूजली एड्सॉर्ब है और हायर आरएफ होगा, ठीक है। स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है, स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है एंड विल हैव स्मॉलर आरएफ, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर सीन रहेगा। चलिए सर समझते हैं। टू कंपाउंड्स 1 and 2 इल्यूटेड बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2, तो जिसका एड्सॉर्प्शन ज़्यादा उसका आरएफ स्मॉल होगा, ठीक है ये चीज़। टू मूव फास्टर, अच्छा
जो जो वीकली एड्सॉर्ब है, वो सॉल्वेंट के साथ जल्दी आएगा। तो टू मूव स्लोअर, जो सेकेंड वाला है स्लोअर मूव करेगा। भाई उसका एड्सॉर्प्शन तो वीक है, तो क्यों स्लोअर मूव करेगा, गलत है ये चीज। टू मूव फास्टर, हाँ सेकेंड वाले का एड्सॉर्प्शन कम है तो जल्दी ले चलेगा। एंड विल हैव हायर आरएफ देन वन, यस सर ये चीज सही है, एकदम सही बात है। वन मूव फास्टर, भाई वन तो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है तो कैसे फास्ट मूव करेगा, गलत बात है। ठीक है, वन मूव स्लोअर, हाँ वन स्लोअर मूव करेगा। एंड हैव स्मॉलर आरएफ, नहीं भाई स्लोअर मूव करेगा तो चिपका हुआ तो उसका आरएफ भी कम होगा, ये बात भी गलत है। तो बच्चों इस वाले सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज समझिएगा। हमारे रिएक्शन मिक्सचर में कई प्रोडक्ट बनते हैं, तो जो प्रोडक्ट हैं उनको कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करने से पहले हम उनका टीएलसी चेक कर लेते हैं। उनके आरएफ वैल्यू में, उनके बिहेवियर में डिफरेंस को पता चलता है। अगर आरएफ वैल्यू में डिफरेंस आता है मतलब उनके बिहेवियर में काफ़ी डिफरेंस है। उनको आराम से उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के द्वारा हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर दोनों का आरएफ वैल्यू सेम है मतलब दोनों सॉल्वेंट के साथ 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 फ्लो कर रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छी बात। तो सर इसका आंसर बी था। अगले सवाल पे आते हैं। बच्चों हम लोग का एक तरीका होता है क्या सर, सॉल्वेंट मतलब डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हम लोग का एक मेथड होता है जिसमें कि हम लोग सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या होता है सर, हम लोग दो अलग अलग सॉल्वेंट लेते हैं, एक पानी ले लेते हैं और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं। पानी में वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी चली जाती हैं और हमारा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है। तो ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड हमने आपको बताया था, उसका एनिमेशन भी दिखा, उसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया था यूट्यूब का। उसमें इस तरह की हमारी सेपरेटिंग फनल होती है। इस सेपरेटिंग फनल में हम दोनों लिक्विड को ले लेते हैं, पानी को भी लेते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को लेते हैं, और दोनों को लेकर के शेक करते थे। शेक करने के बाद पानी भारी होता है, नीचे आ जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऊपर चला जाता है। कई बार उल्टा भी होता है, डीसीएम वगैरह टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, CCl4 भारी होते हैं, पानी तो नीचे आ जाएंगे। लेकिन जो कंपाउंड जिस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है उसमें चला जाता है, और दोनों सॉल्वेंट को हम लोग आराम से अलग अलग कोनिकल में कलेक्ट कर लेते थे। तो सर इसमें पूछ रहा है कि इसमें सेपरेटिंग फनल क्या होती है। सर ये सेपरेटिंग फनल होती है ऑप्शन नंबर ए, जो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में यूज होती है। चलिए सर, ये लेजेंडरी क्वेश्चन था दोस्तों, ये एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, मतलब इट्स अ माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। आइए सर समझते हैं। एंड दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली टीच अस लॉट ऑफ कंसेप्ट। यह हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्ट को भी बेटा ये सवाल दूर करेगा। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब ये किस तरह क्वेश्चन है जो मैं अगले आने वाले 5 सालों तक बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चीज आइए सर समझते हैं हम लोग यहाँ पे। फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बेटा आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कई सारे हमको स्पॉट्स दिख रहे हैं, स्पॉट A B C। ठीक है, कंपाउंड C इज मोर पोलर देन A एंड B, जो C है ज़्यादा पोलर है A और B से। कंपाउंड A इज लीस्ट पोलर, A हमारा लीस्ट पोलर है। कंपाउंड B कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर C, जो B है C से पहले आ जाएगा, एंड आफ्टर A। अच्छा, कंपाउंड A स्पेंड मोर टाइम इन द कॉलम। ठीक है, आइए चलिए समझते हैं। तो दोस्तों देखिए सीन क्या होता है, हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इस तरह से एक ग्लास का कॉलम होता है जिसमें हम क्या भरते हैं सर, सिलिका भरते हैं। सिलिका भरते हैं। सिलिका को ईथर में मिक्स कर देते हैं और उसकी स्लरी बना करके इसमें डाल देते हैं। नीचे कॉटन से सॉल्वेंट बाहर आ जाता है और जो सिलिका है वो ऊपर ही रह जाता है, उसका एयर गैप नहीं होनी चाहिए, मुद्दे की बात ये है। ठीक है, अब फिर उसमें फिर हम ऊपर से अपना कंपाउंड डालते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें हम लोग सॉल्वेंट डाल करके इल्यूशन करते हैं, मतलब कंपाउंड को धीरे धीरे फ्लो कराते हैं सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ समझिएगा, जो सिलिका होता है SiO2 जो होता है, इसमें ऑक्सीजन के साथ इस तरह से पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए सीन होता है। अब यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अगर हमारा कंपाउंड पोलर होता है, मतलब उसमें चार्जेस वगैरह होते हैं, तो हमारा
इस सिलिका के साथ अच्छे से चिपक जाता है। जो पोलर कंपाउंड होता है वो सिलिका के साथ काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है। चिपक जाता है मतलब स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हो जाता है। स्ट्रांगली क्या, एड्जॉर्ब हो जाता है। और जब वो एड्जॉर्ब हो जाता है तो वो सॉल्वेंट के साथ जल्दी निकल करके नहीं आता है। वहीं अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिसमें चार्ज नहीं है, नॉन पोलर कंपाउंड है जिसमें चार्ज नहीं, तो वो इसके साथ वीकली एड्जॉर्ब होता है। वो इसके साथ वीकली एड्जॉर्ब होता है, वो सिलिका में अच्छे से एड्जॉर्ब नहीं होता है। पोलर कंपाउंड स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होता है, नॉन पोलर कंपाउंड वीकली एड्जॉर्ब होता है। पोलर कंपाउंड स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होता है एंड नॉन पोलर कंपाउंड वीकली एड्जॉर्ब होता है। वीकली एड्जॉर्ब होता है एंड नॉन पोलर कंपाउंड सर वीकली एड्जॉर्ब होता है। ठीक है ये चीज। अब जो कंपाउंड स्ट्रांगली एड्जॉर्ब है उसको फ्लो कराना मुश्किल होता है, ठीक है, और जो कंपाउंड वीकली एड्जॉर्ब है वो आराम से आ जाता है। और शुरुआत हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट से ही करते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व होकर जल्दी आ जाता है। पोलर कंपाउंड को निकालने के लिए हमें काफ़ी पोलर सॉल्वेंट डालना पड़ता है। पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर के धीरे धीरे फिर आता है वो फिर चीज़, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ पे इन कंपाउंड को देख करके देखिए हम क्या समझ रहे हैं। सी नीचे आ गया मतलब सी सॉल्वेंट के साथ फ्लो आउट कर रहा है, मतलब ये नॉन पोलर है। और ए नहीं आ रहा है मतलब ये पोलर है। जो नहीं आ रहा वो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब है, ये स्ट्रांगली एड्जॉर्ब है, ये वीकली एड्जॉर्ब है। इसका आरएफ हाई होगा, इसका आरएफ हाई होगा, इसका आरएफ लेस होगा, क्योंकि सॉल्वेंट के साथ फ्लो ही नहीं करता तो लेस हाइट ट्रेवल करेगा। ठीक है, इसको निकालना मुश्किल होगा, इसको निकालना आसान है, तो बहुत तेजी से सॉल्वेंट के साथ चला आ रहा है। ठीक है ये चीज़ है यहाँ पे। अब चलिए आइए समझते। कंपाउंड सी इज नॉन पोलर, कंपाउंड सी इज मोर पोलर। नो, कंपाउंड सी तो नॉन पोलर है, ये कह रहा मोर पोलर है, एक बात गलत है। कंपाउंड ए इज लीस्ट पोलर, कंपाउंड ए कह रहा है लीस्ट पोलर, नहीं कंपाउंड ए तो स्ट्रांगली पोलर होगा, ये बात भी गलत है। कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ बिफोर सी, जो बी है सी से पहले आएगा, नहीं पहले सी आएगा बाद में बी आएगा, पहले सी फिर बाद में बी और बी के बाद ए, तो ये बात भी गलत है। कंपाउंड ए स्पेंड मोर टाइम इन द कॉलम, यह सही बात है। ए धीरे धीरे आ रहा है, ए धीरे धीरे आराम से सॉल्वेंट के साथ इल्यूट होकर के आ रहा है, तो ए स्पेंड मोर टाइम, ये सही बात है ये। ठीक है ये चीज़ है। अब देखो बेटा इस सवाल की ब्यूटी क्या है। सवाल में क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे नहीं पढ़ा, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर वो सोचे करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है, ये चीज़ समझिए क्या बेहतरीन उसने ट्रैप सेट किया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बताओ कौन कौन से करेक्ट आंसर है, मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट ऐसे जो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं ना वो आपसे, तो आप सही आंसर क्या होगा जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेंशन है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, ABC, लेकिन इसमें भी बच्चे कई बार परेशान हो सकते थे। चलिए सर, बहुत ही प्यारा सवाल था, लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए सर, TLC की गई है, TLC की गई है। ऑफ अ मिक्सचर शोज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन है, बी का RF कम है, इसका RF लेस है, फिर C इसका RF मैक्सिमम है, जिसका RF मैक्सिमम है वो नॉन पोलर है, जिसका RF लेस है वो मोर पोलर है, ये स्ट्रांगली एड्जॉर्ब है, इसको इल्यूट करना मुश्किल होगा, ये ज़्यादा देर से बाद निकलेगा, ये वीकली एड्जॉर्ब है, आराम से सॉल्वेंट के साथ फ्लो करके आ रहा है। ठीक है, ये एक तरह से टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट होता है। TLC करके हम लोग कॉलम करने से पहले TLC कर लेते हैं, देखते हैं कि जो कंपाउंड है कितने कंपाउंड है और उनके RF वैल्यू में क्या क्या डिफरेंस है, और कौन से सॉल्वेंट में उनके बीच में डिफरेंस सबसे अधिक होगा। जिस सॉल्वेंट में डिफरेंस अधिक होता है उसी से हम लोग कॉलम को इल्यूट करते हैं, ये चीज़ है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इल्यूशन, मतलब आने की जो टेंडेंसी है, बाहर निकलने का जो रेट है इन द सिलिका जेल कॉलम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इल्यूशन किसका होगा, ए का होगा। ए में इल्यूशन का रेट मतलब बाहर निकलने की गति सबसे तेज होगी, तो ए में इल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, फिर सी में होगा और फिर बाद में बी में होगा। अब इस सवाल में एक प्रॉब्लम समझिएगा, यहाँ से करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये मिसिंग है।
ये मिसिंग है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें नहीं पता है चीज़ें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हमें पता ही नहीं है चीज़ें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ACB या BCA, पता नहीं कौन सा ऑर्डर है ये, तो ये गलती है, जो गलती है वो गलती है। अब मैं कोई भविष्यवक्ता थोड़ी ना जो गलती को मैं सही बता दूं, नहीं ऐसा सोचो ऐसा सोचना होगा, ये सब नहीं, जो गलत है वो गलत को गलत बोलना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, या पहले ये बोले किसका इल्यूशन अधिक होगा ये चीज़ ना, तो सबसे अधिक इल्यूशन A का होगा, फिर C का होगा, B का होगा, हमें नहीं पता 1 मार्क करें या 2 मार्क करें, बट द कंसेप्ट ये है सर, ठीक है। कौन सॉल्वेंट के साथ जल्दी डाइल्यूट होकर के बाहर निकलेगा, डिजोल्व होकर के बाहर निकलेगा, तो A सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि उसका RF फैक्टर हाई है, और A सबसे नॉन पोलर होगा और B सबसे ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है, ये चीज़ें। आइए सर, अब देखिए ये एक कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे प्यूरिफिकेशन टेक्निक का एक साथ समावेश, ठीक है। आइए चलिए जरा देखते हैं। तो देखो एनसीईआरटी के नोट्स तुमको पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा तुम सोचो कि सर का लेक्चर देख लिया फिर एनसीईआरटी ना पढ़े, नो नेवर नॉट, गलत हो जाएगा चीज़ें। सर का लेक्चर 1.5 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, वो आपको कंसेप्ट को समझने में हेल्प किया है। उसके बाद ध्यान रखना एनसीईआरटी इज मस्ट, और एनसीईआरटी इस तरह के इंफॉर्मेटिव चैप्टर में तो और भी मस्ट होती है। बहुत सारी टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, जो मैंने लेक्चर के दौरान बहुत जल्दी जल्दी बोल दी, ठीक है, मैंने तो कंसेप्ट पे ध्यान दिया है ना आपको, तो आपको एनसीईआरटी एक बार रीड करना पड़ेगा लेक्चर देखने के बाद, और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ समझिए। चलिए सर आइए समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के लिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा था कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो इनको हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। बेंजोइक एसिड और नैप्थलीन, देखो नैप्थलीन एक सब्लिमेबल कंपाउंड है, वो तुरंत सब्लिमेट कर जाता है। नैप्थलीन बॉल्स हम देखते हैं ना, फिनाइल की गोलियां लिक्विफाई थोड़ी ना होती, सीधे सीधे उड़ जाती हैं। बाथरूम में जो ओडोनिल लगाते हैं वो अपने आप उड़ जाता है ना, तो वो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो वो सब्लिमेबल कंपाउंड है, तो उसके लिए सब्लिमेशन भी बेटर तरीका है, ठीक है। सो बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन, लेकिन नैप्थलीन 2 जगह है, सोडियम क्लोराइड के साथ भी नैप्थलीन है, ठीक है। बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड का फिजिकल स्टेट क्या होगा, सोडियम बेंजोइट तो सॉलिड होता है लेकिन वो सॉल्ट है। बेंजोइक एसिड मोस्ट प्रॉब्ली लिक्विड ही होगा, ठीक है, मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड लिक्विड होते हैं, तो बेंजोइक एसिड लिक्विड है और नैप्थलीन सॉलिड है, ठीक है। इनकी पोलैरिटी में तो काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, बेंजोइक एसिड पोलर है, नैप्थलीन नॉन पोलर है। चलिए वाटर एंड एनिलीन, इसके बाद बेटा वाटर और एनिलीन के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है, एंड नैप्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड, ये यहाँ पर चीज़ें हैं। अब देखिए कौन कौन से यहाँ पर मेथड है हमारे पास, देखिए जहाँ पे वाटर है, जहाँ पर वाटर है बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन, ठीक है, वाटर एंड एनिलीन, नैप्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नैप्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए नैप्थलीन हमारा सब्लिमेबल है, सोडियम क्लोराइड सब्लिमेबल नहीं है, तो इनको हम लोग सब्लिमेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए का थर्ड एंड बी का सेकेंड, ए का थर्ड बी का सेकेंड, ए का थर्ड एंड बी का सेकेंड, ए का थर्ड एंड बी का सेकेंड, डी का सेकेंड, ए का थर्ड एंड डी का सेकेंड, ए का थर्ड एंड डी का सेकेंड। अच्छा, तो हमारे पास बी और डी ऑप्शन ये 2 समझ में आ रहे हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और नैप्थलीन को हम लोग आराम से डिस्टिलेशन से हम लोग अलग अलग सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड सॉलिड ही नीचे रहेगा और नैप्थलीन सब्लिमेट होकर के फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा, वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा ठंडा होकर के, तो ये तो तरीका संभव है। अब बचता है क्या बच्चों, बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन, यहाँ पे क्या क्या तरीके, क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। तो आई होप सी वाला जो होगा वो 1 के साथ जाना चाहिए, जो सी वाला है वो 1 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वाटर है वहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन सही रहेगा,
जहाँ पे वाटर है वहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन सही रहेगा, वो 100 डिग्री पे पूरा पूरा बाहर निकल आएगा और एनिलीन बचा रहेगा। तो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा इनको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, सी में 1 हो सकता है। एंड देन बी वाले में हमारा क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर किया जा सकता है। बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन के केस में क्रिस्टलाइजेशन से काम यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके फिर नैप्थलीन को हम लोग ठंडा करके क्रिस्टलाइज आउट कर सकते हैं, नैप्थलीन के क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं। तो यस, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन संभव है। तो बी के केस में फोर्थ हमारा चल जाएगा, बी के केस में फोर्थ, बी के केस में फोर्थ। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए में हमारा थर्ड सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन है, बी में नहीं पता। नैप्थलीन और सोडियम क्लोराइड 100% हम लोग नैप्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड 100% सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि नैप्थलीन वेपराइजेबल है बट सोडियम क्लोराइड नहीं है। तो ये एकदम बहुत बढ़िया उचित तरीका है। और उसके बाद में फिर हमने वाटर एनिलीन के केस में वाटर को स्टीम डिस्टिलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो पानी बन के उड़ा सकते, उसको स्टीम बना के उड़ा सकते हैं और एनिलीन हमारा रह जाएगा। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें संभव है, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसीलिए हमने कहा कि भाई एनसीईआरटी देखिए पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी में इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो डायरेक्टली बच्चों जेईई मेन और नीट में बच्चों रिपीट होंगे, 100% जेईई मेन और नीट में बच्चों रिपीट होंगे। देखिए ये जो सब चैप्टर है इसका देखिए कंटेंट बहुत लार्ज है, मतलब ये काफ़ी बच्चों लार्ज लेवल का कंटेंट है जो कि यहाँ पर एक चैप्टर के फॉर्म में दिया गया है। तो इसमें वो सारे सवाल जो पीवाईक्यूज है वो तो आप लगाइए, साथ साथ एनसीईआरटी के हर एक इन्फॉर्मेशन को सर देखिए हमको यहाँ पर कलेक्ट करके चलना पड़ेगा। चलिए सर, अगले सवाल पे आते हैं। दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं। अब वहां पे ऑप्शन को देख करके हमें कई बार चूज करना पड़ता है। यस, ये बात सही है, दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहां पर मैं बताऊं, अब यहां पर बेंजोइक एसिड एंड हमारे पास जैसे कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनको कॉलम से भी इनको सेपरेट कर सकते हैं, 100% इनको कॉलम से भी सेपरेट किया जा सकता है। तो दो कंपाउंड को सेपरेट करने के एक से अधिक तरीके भी संभव हैं, ठीक है। अब हमको सवाल में बेटा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो हमको चूज करना पड़ेगा। चलिए सर, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पानी और डाइक्लोरोमीथेन है, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केरोसिन, नैप्थलीन है और 6,6H12O6 एंड NaCl है। अब 6,6H12O6 हमारा ग्लूकोज, ठीक है, हमारा ग्लूकोज होगा, ये हमको स्ट्राइक करना पड़ेगा, ठीक है, ग्लूकोज और NaCl। और यहाँ पे सेपरेशन मेथड क्या क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए जितने भी हमारे पास अगर हाइड्रोकार्बन्स अगर हैं, अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट्स को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। तो सर सी के लिए तो फोर्थ बेटर रहेगा, सी के लिए फोर्थ बेटर रहेगा, सी के लिए फोर्थ बेटर रहेगा, ठीक है। एक ही बार में हमको सही आंसर मिल गया। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज और NaCl। NaCl पानी में हाईली सॉल्युबल है, ग्लूकोज सॉल्युबल है बट उतने लेवल का नहीं है चीज़ें, ठीक है, उसको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो ग्लूकोज और NaCl यहाँ पे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से हम लोग इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। NaCl वाटर सॉल्युबल और ठंडा करने पे ग्लूकोज क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, ग्लूकोज क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, पानी NaCl में डिसॉल्व रहेगा। तो ग्लूकोज और NaCl को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पानी और डाइक्लोरोमीथेन, देखिए पानी एक एक्वस है और डाइक्लोरोमीथेन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, तो ये दो अलग अलग लेयर बना लेंगे। इनको तो हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से हम लोग इनको अलग अलग कर लेंगे। पानी और डाइक्लोरोमीथेन नॉन मिसेबल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अलग अलग लेयर बनाएंगे, इनको डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से अलग कर सकते हैं। और ये दोनों जो बंदे हैं इनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी से इनको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया ए का सेकेंड आंसर, बी का थर्ड आंसर, सी का फोर्थ आंसर एंड डी का फर्स्ट आंसर, एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज यहां पर आते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा, हेक्सेन और पेंटेन हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन किससे हमारे होंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ये चीज आप पेट मान लीजिए।
हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत ही उपयोगी तरीका होता है। तो सर बी के लिए हम लोग फोर्थ इस्तेमाल करेंगे, बी के लिए फोर्थ इस्तेमाल करेंगे, बी के लिए फोर्थ इस्तेमाल करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन के लिए सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन सिंपल डिस्टिलेशन से हो सकते हैं, एनसीईआरटी की टू द पॉइंट लाइन है। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सिंपल डिस्टिलेशन से बच्चों अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एनिलीन और पानी, ठीक है, एनिलीन और पानी, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन पानी, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में अगर हम डालेंगे तो मतलब पानी में जो थोड़े बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड, ये साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन है कि पानी में अगर बहुत थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देंगे पानी में और शेक करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ जाएगा और पानी में सारे के सारे वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ट्रेस मात्रा, उसको निकालने के लिए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज होता है। और यहाँ पर फिर हमको लाइन भी दी गई थी कि क्या कहते हैं, हम लोग जो प्रीशियस ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह जो होते हैं, जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, उन सबको हम लोग इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में सर देखिए लाइंस वगैरह रहती है। चलिए सर ये हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद एनिलीन एंड वाटर के लिए फिर स्टीम डिस्टिलेशन, पानी को स्टीम बना के अड़ा सकते हैं और एनिलीन हमारा रह जाएगा। तो ये तरीका भी देखिए हमारा यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। चलिए सर three organic compound A, B, C were allowed to run in TLC using hexane and gave the following result. Then the value of the most polar compound. देखिए सर मोस्ट पोलर कंपाउंड वो है जिसका RF लेस है, जिसका RF लेस है ये मोस्ट पोलर होगा और जिसका RF अधिक है ये लीस्ट पोलर होगा, जिसका RF हाई है वो लीस्ट पोलर होगा, जिसका RF लेस है वो मोस्ट पोलर होगा, इसका लेस RF होगा, इसका मोर RF होगा, इसका RF अधिक है, ठीक है ये चीज। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट दी RF वैल्यू ऑफ मोस्ट पोलर कंपाउंड। तो मोस्ट पोलर कंपाउंड हमारा C है। अब RF वैल्यू ऑफ C क्या होगा सर, C का RF वैल्यू देखते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय C, C ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय C कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 सेंटीमीटर, अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये पूरी डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है सर, ये डिस्टेंस हमारा ट्रेवल हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है सर 8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू सर 0.25 होगी। 0.25 को हम 25 इंटू 10⁻⁻2 करेंगे। 0.25 को सर हम 25 इंटू 10⁻⁻2 करेंगे, 25 इंटू 10⁻⁻2 करेंगे, ठीक है। हाँ जी सर 25 इंटू 10⁻⁻2, यहाँ पर भी -2 ही होना चाहिए, ये चीज़ें, ठीक है ये चीज़ें। तो द आंसर विल बी 25। बढ़िया। Following chromatography was developed by adsorption of compound A on a 6 सेंटीमीटर TLC प्लेट। सर देखिए 6 सेंटीमीटर की TLC प्लेट है। रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ कंपाउंड A, कंपाउंड A का रिटार्डेशन फैक्टर पूछ रहे हैं। अब देखो बेटा ये 6 सेंटीमीटर की TLC प्लेट है। नॉर्मली TLC प्लेट 5 सेंटीमीटर वगैरह तक की होती है, तो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हार्डली क्रिएट्स एनी डिफरेंस। तो सर देखिए 6 सेंटीमीटर की TLC प्लेट है, इसमें हम लोग पेंसिल से एक हम लोग निशान मार्क करते हैं और यहाँ पे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पॉट करते हैं। फिर इस चीज़ को हम लोग एक ग्लास में डिप करते हैं जिसमें ऑलरेडी सॉल्वेंट है। तो इतना मार्किंग पता है क्यों करते हैं, क्योंकि ये TLC प्लेट ग्लास में इतनी तो डिप ही हो जाती है, TLC प्लेट ग्लास में इतनी तो डिप हो जाती है, काफ़ी हद तक सॉल्वेंट होता है ना, तो इतना नीचे तक तो चला जाता है, तो कंपाउंड यहाँ से हमारा मूव करना शुरू करता है, ठीक है। तो ऊपर हम लोग हल्का सा ये गैप देते हैं और ऊपर भी हम लोग यहाँ पर भी हम लोग गैप देते हैं, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता ना कि वो ऊपर ना भाग जाए। तो रेस को फिनिश लाइन और स्टार्टिंग लाइन हमने दे दी है। अब बस इसी बीच में हमारी रेस होती है, किसके बीच में, सॉल्वेंट और कंपाउंड के बीच में। जितनी देर में सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ तक चला है उतनी देर में कंपाउंड कितना दूर चला है वहीं से RF वैल्यू आती है। तो हमारे कंपाउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेटा, देखो ये पूरी डिस्टेंस 3.5 है,
तो ये डिस्टेंस को हम छोड़ेंगे, 0.5 छोड़ेंगे, तो ये डिस्टेंस सिर्फ 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूरा पूरा 6 सेंटीमीटर था, 6 में से 0.5 मतलब 1 सेंटीमीटर गया, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आर एफ वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपाउंड 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट 5 सेंटीमीटर, 0.6 इंटू 10 की पावर -1, 6 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा क्या होगा सर, 6 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है सर, तो 6 इंटू 10 की पावर -1 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। 6 इंटू 10 की पावर -1, क्या बात है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड देन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, देखिए हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, भाई कॉलम एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल होते हैं, ये हमारे एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल होते हैं। और पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है हमारी, ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल है। इस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में, जो वाटर के सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज का काम करते हैं। ठीक है, और फिर वहां पे हम लोग को इल्यूटेंट वगैरह डालते हैं चीजें। चलिए सर, तो यहां पे आंसर क्या होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और यहां पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज का काम करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल वो जो कि सिलिका या एल्यूमिना के बीच में जो ट्रैप्ड होते हैं वो स्टेशनरी फेज का काम करते हैं। टू बी वेरी फ्रैंकली, पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल हम लोगों ने लैब में बच्चों नहीं परफॉर्म किया था, तो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब पर्सनल फील नहीं है चीज़ें। ठीक है, हाँ, आप उसके लिए यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, जो प्रैक्टिकल वाले वीडियोस होते हैं वो। बट आपको मैं यकीन मनाऊँ, आपको देखिए करना तो है नहीं, आप एनसीईआरटी में जितना कंटेंट है उसको आप पढ़िए बेटा, उसको पढ़िए, उसी से इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही वास्ट फील्ड है ना ये चीज़ों को बेटा, रिएक्शन करना एक अलग आर्ट होती है, लेकिन रिएक्शन करने के बाद उसको प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करना एक अलग आर्ट होती है, और इसके लिए बहुत ही एक्सपर्टीज है, हैंड चाहिए होते हैं। कई लोग बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं, बट कई लोग बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कुकिंग है, मतलब कुकिंग का ज्ञान होना अलग है, लेकिन कुकिंग को असलियत में करना एक अलग नॉलेज है, तो ये रियल वाली कुकिंग है। चलिए सर, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, इट्स अ मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन इन मल्टीपल एग्जाम्स। सर यहां पर स्टीम डिस्टिलेशन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो स्टीम वोलेटाइल है, इसीलिए यहां पे स्टीम डिस्टिलेशन से काम हो जाता है। मल्टीपल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। चलिए सर, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। तो अगला सवाल है, इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलुइन द प्रेशर ऑफ टोलुइन इन वेपर इज। देखिए स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम सोल्यूशन में स्टीम भी पास करते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होता है, देखिए कोई भी चीज़ बॉयल अगर हो रही है तो उसका टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है किसका है, स्टीम का प्रेशर है, सो पी टोटल क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन में स्टीम पास करके चीज़ों को हीट करते हैं, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, टोलुइन, विल बी इक्वल टू 1 atm। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन क्या होगा, 1 atm माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम, तो 1 atm से थोड़ा सा कम होगा, 1 atm से थोड़ा सा कम होगा ये चीज, लेस देन द प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर में जो प्रेशर है उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टीम भी पास किया गया है। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए ये हमारे पास सवाल आ गया किसका, ड्यूमास मेथड का। ड्यूमास मेथड में क्या करते हैं, ड्यूमा मेथड देवता वाला मेथड था, जंडाल मेथड चंडाल वाला राक्षसों वाला मेथड था। ड्यूमा मेथड में कोई भी बच्चों वहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होते हैं, बस एक्सेप्शन क्या है कि हम जब कंपाउंड को हीट कर रहे हैं तो मतलब ड्यूमा मेथड में तो मुझे लगता है कोई भी बेटा एक्सेप्शन नहीं था, क्योंकि अगर डाइजो वगैरह है तो वो N2 बन के ही बाहर निकल जाते हैं, तो ड्यूमा मेथड में कोई एक्सेप्शन नहीं था। जंडाल मेथड में था और लसाने मेथड में कुछ कुछ एक्सेप्शन थे।
ठीक है, जंडाल मेथड में सारे के सारे मेन एक्सेप्शंस थे कि कंपाउंड हमारा अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट भी होना चाहिए, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रो, रिंग वाले नाइट्रोजन कंपाउंड, डाइसो कंपाउंड, ये सब जंडाल मेथड में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और लसाने एक्सट्रैक्ट में क्या था, लसाने एक्सट्रैक्ट में भी था कि सर जो डाइजो वगैरह वाले जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे साइनाइड, मतलब साइनाइड में कन्वर्ट नहीं होते, और साथ में कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ कार्बन भी होना चाहिए। लसाने टेस्ट में नाइट्रोजन में ये एक्सेप्शन था कि बिना कार्बन वाले कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन वगैरह, लसाने टेस्ट नाइट्रोजन का नहीं देते हैं। तो ड्यूमा मेथड में बच्चों कोई एक्सेप्शन नहीं होता, तो ड्यूमा मेथड हर कोई देता था। सो यहाँ पे ड्यूमा मेथड कर रहे हैं। 0.188 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमारे पास ओसी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास ओसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसमें हमने रिएक्शन वगैरह की, कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया, एंड देन हीट करने के बाद व्हेन एनालाइज विद ड्यूमा मेथड यील्ड 32 ml ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन। ये वर्ड समझिए, 32 ml ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन। मॉइस्ट नाइट्रोजन मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पानी के भी है, पानी के भी ट्रेसेस हैं। यहाँ पे सिर्फ पूरी पूरी नाइट्रोजन नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी भी है। measured at 287 and 758 mm of mercury. What is the percent of nitrogen in the given compound? Aqueous tension at 287 Kelvin is 12 mm. अब ये समझिए, aqueous tension मतलब क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर और पानी, पानी का पार्शियल वेपर प्रेशर 12 mm है। तो ये जो 32 ml है इसमें पानी का प्रेशर है प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है। अब पानी का प्रेशर हमको दे दिया है सर 12 mm है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यहां पर हो जाए कितना, 20 mm, सॉरी 758 mm, 32 ml है एंड द प्रेशर इज 758 mm, ठीक है। तो 758 mm टोटल प्रेशर है, इसमें पानी का प्रेशर 12 mm था। सो द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी 746 mm ऑफ मर्करी। तो हमारे पास नाइट्रोजन का जो प्योर प्रेशर है वो इतना है, इसके अलावा जो प्रेशर था वो पानी का था। अब बस यहाँ पे बच्चों देखिए हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन करना है। मैंने ड्यूमा मेथड में क्या किया था, आप पीवी बराबर एनआरटी से नाइट्रोजन के मोल निकालिए, नाइट्रोजन के मोल निकालने के बाद आप वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, और जो वेट ऑफ नाइट्रोजन होगा वही वेट ऑफ एन होगा, और इससे आप कंपाउंड का परसेंटेज निकाल लेंगे। आइए चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर पीवी बराबर एनआरटी लगाना पड़ेगा, उसमें प्रेशर इतना है, वॉल्यूम 32 ml है, और टेम्परेचर 287 केल्विन है। सो लेट्स अप्लाई पीवी बराबर एनआरटी, और इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। सो पीवी अपॉन आरटी, प्रेशर हमको दिया गया है यहाँ पे कितना, 746 mm, तो 746 अपॉन 760, इतना एटीएम प्रेशर है। वॉल्यूम यहाँ पर कितना है सर, वॉल्यूम यहाँ पर है 32 ml, वॉल्यूम कितना है सर यहाँ पर 32 ml, वॉल्यूम यहाँ पे कितना है सर 32 ml, 32 अपॉन 1000, इतना लीटर यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है। R 1/12, टेम्परेचर कितना है सर 287 है, टेम्परेचर कितना है 287 है, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गए तो सर वेट ऑफ नाइट्रोजन भी आ जाएगा। वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 746, 760, 32 अपॉन 1000, 287 अपॉन 12, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन थे। नंबर ऑफ मोल्स में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दे तो आपको वेट मिल जाता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 28, ठीक है। तो ये हमारे पास वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको लंबी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हम इस मूड में नहीं कि अभी हम इस लंबी सी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करें। तो चलिए अभी हम सवाल को पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको तुरंत चलिए हम लोग कर लेते हैं, कैलकुलेटर चीज़ें निकालते हैं। थोड़ा सा आलस कई बार मन करता है, क्या करें। 746 इंटू 32 इंटू 12 इंटू 28, ठीक है, अपॉन 287 अपॉन 760 अपॉन 1000।
तो दैट इज द आंसर। ठीक है, तो 0.036, 0.0367, 0.037, 03677 ग्राम नाइट्रोजन। नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 0.0367 ग्राम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.1887, 0.1887 इंटू 100। तो अब चलिए परसेंटेज को भी यहीं पे निकाल लेते हैं, अपॉन 0.1887, ये आ गया, साथ में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19.48%, 19.48% ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये यहाँ पर है। तो आपने पीवी बराबर एनआरटी से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेट ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। अब यही वेट ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का कंप्लीट वेट है, तो इससे आप परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है अराउंड 19.5% के आसपास है। ठीक है, 19.5% के आसपास हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का वेट परसेंट है। ठीक है, यही 19.5%, 19.9% ये हमारा नाइट्रोजन का वेट है। ठीक है, चलिए ओके, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वर डाइजेस्टेड विद जेंडाल्स मेथड। ओहो, जेंडाल मेथड आ गया है। जेंडाल मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, उसको अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर अमोनियम सल्फेट में NaOH डाल के अमोनिया निकालते हैं, और फिर इस अमोनिया को एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करके अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, उसकी मात्रा को मेजर करते हैं। अमोनिया आ गया तो उससे नाइट्रोजन आ जाएगा, और जो नाइट्रोजन अमोनिया में है वही नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। यही हमारा यहाँ पे फंडा होता था। देखिए, इसको करने के अलग अलग फॉर्मूले लोग बना देते हैं। हमें लगता है ये सब फॉर्मूले याद करना, आप फिर इंजीनियर नहीं बन सकते। अगर आपको फॉर्मूले ये सब याद करने पड़े तो आप इंजीनियर मत बनिए, आप सीधे सीधे फंडे को समझिए। सर कैसे करते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, N1V1 बराबर N2V2, बस इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है। ठीक है, टाइट्रेशन अगर आपने N1V1 बराबर N2V2 नहीं समझा तो उसके बाद कुछ समझने की फिर कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, वही सब कुछ है। दिमाग में पूरी कैलकुलेशन की जा सकती है, क्या फॉर्मूला बनाना, ये तो वही बचकाना हरकतें हैं। फिर आप इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, फिर आप क्यों IT की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप जाइए किसी प्राइवेट कॉलेज की तैयारी करिए ना, और क्या। चलिए सर, आते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज डाइजेस्टेड बाय जेंडाल मेथड and the evolved ammonia was absorbed in 60 ml of 1/10 molar sulfuric acid. The unreacted acid required 20 ml of M/10 sodium hydroxide for complete neutralization. Then the percentage of nitrogen in the organic compound. देखो फंडा समझो, in Jindal method weight of nitrogen in NH3, या मैं यूं कहूं मोल्स ऑफ अमोनिया। बेटा देखो, एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। जितने नाइट्रोजन, जितने अमोनिया मॉलिक्यूल के मोल्स है उतने ही नाइट्रोजन एटम के मोल होंगे। बस यही जिंदगी का सत्य है। अब ये मोल्स ऑफ अमोनिया कहाँ से आएंगे, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से आएंगे, बस दैट्स इट, इससे बड़ी कोई लाइन नहीं है। मोल्स ऑफ अमोनिया कहाँ से आएंगे, कितने अमोनिया के मोल्स है, बेटा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से पता चलेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, देखो जेंडाल मेथड में हमारे पास 1.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको जेंडाल मेथड में ट्रीट किया वगैरह वगैरह। अब अमोनिया निकली, उस अमोनिया को हमने क्या किया, 60 ml सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ये रहा एसिड, कितना एसिड तुमने यूज किया, 60 ml, ठीक है। अब इस 60 ml एसिड को किससे तुमने रिएक्ट कराया, 20 ml 1/10 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। देखो इस सल्फ्यूरिक एसिड को तुमने अमोनिया के साथ ट्रीट किया, और अमोनिया से ट्रीट करने के बाद जो बचा हुआ एसिड है उसको तुमने इस NaOH के साथ ट्रीट किया। अब यहां पे समझिएगा बेटा, एसिड कितना है, एक सल्फ्यूरिक एसिड, बेस कितने हैं, दो, अमोनिया और NaOH, ठीक है। टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस फॉर न्यूट्रलाइजेशन। कभी भी अगर न्यूट्रलाइजेशन हो रही है तो न्यूट्रलाइजेशन तभी होगी जब टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस हो। तो टोटल इक्विवेलेंट
ऑफ H2SO4 बराबर बेटा क्या, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया प्लस NaOH। ये सर जिंदगी का सत्य है। जब तक सोल्यूशन में जितने H प्लस है उतने ही OH ना हो जाए तब तक सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा। और H प्लस की मात्रा को ही इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कहते हैं, OH की मात्रा को इक्विवेलेंट ऑफ बेस कहते हैं। काम खत्म, जिंदगी का सत्य है ये। अब बेटा कितनी इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड है, 1/10 मोलर 60 ml। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहाँ से आएंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्या आएगी, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी कितनी, 1/10, वैलेंसी फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का 2, ये आ गई नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वॉल्यूम कितना यूज करें, 60 ml, 60/1000। इतने इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, ठीक है सर। कितना इक्विवेलेंट अमोनिया है नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अमोनिया का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, ठीक है सर। साथ में क्या, इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर 1, क्योंकि एक ही OH देता है तो ये होगी इसकी नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, साथ में वॉल्यूम 20 ml, 20/1000, ठीक है ये चीज़। अब बस जिंदगी का मजा लेते हैं। और ये बेटा 120 में से 20 जाएगा तो 100/10,000 ये हो जाएगा मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 1, ठीक है ये चीज। दैट इज 0.01 मोल्स ऑफ अमोनिया। बस देखिए क्या जिंदगी का मजा, कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन है। कितना मोल अमोनिया का है, 0.01 मोल आए हैं, 0.01 मोल आए हैं बेटा। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और अब मैं स्टेप 3 पे आ रहा हूं। मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं सर, 0.01 मोल। जितने अमोनिया के मोल्स हैं उतने ही मोल नाइट्रोजन के भी होंगे, क्योंकि एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है। तो दैट मीन्स 0.01 मोल N एटम होंगे। नाइट्रोजन एटम के भी मोल्स इतने ही होंगे, क्योंकि एक नाइट्रोजन से एक अमोनिया बनता है। अब ये नाइट्रोजन के एटम कहाँ से आए, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का वेट कितना रहा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, इतना ग्राम नाइट्रोजन इन OC। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना, इतना है, कितना 0.14 ग्राम नाइट्रोजन का वेट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब बस इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। सो परसेंटेज कितना होगा, स्टेप 4, परसेंटेज N, नाइट्रोजन का वेट 0.14, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 1.4 इंटू 100। सॉल्व करने में 10% आएगा। सॉल्व करने में कितना आएगा सर, 10%। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है सर, 10%, ठीक है। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा सर, डी फॉर दिल्ली। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। 25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, अननोन हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, CnHm, ठीक है। अपॉन बर्निंग प्रोड्यूस 88 ग्राम CO2 एंड 9 ग्राम ऑफ H2O। दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन, कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन, ये चीज, ठीक है। देखिए हाइड्रोकार्बन में जितना भी कार्बन था कहाँ गया, CO2 में गया। हाइड्रोकार्बन में जितना भी कार्बन था कहाँ गया, CO2 में गया, ठीक है। अब CO2 में कितना कार्बन है, एक CO2 में एक कार्बन, तो जितने मोल CO2 के उतने मोल कार्बन के हैं, जितने मोल CO2 के उतने मोल कार्बन के हैं, ठीक है। 88 ग्राम CO2 मतलब 2 मोल CO2, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 2 मोल CO2 मतलब 2 मोल कार्बन। एक CO2 के लिए एक कार्बन, तो 2 मोल CO2 के लिए 2 मोल कार्बन। 2 मोल कार्बन मतलब 2 इंटू 12 ग्राम, 24 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम कार्बन। ये कार्बन कहाँ से आया, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी हाइड्रोजन तक कहाँ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी हाइड्रोजन तक कहाँ गया, H2O में गया। H2O कितना है, 9 ग्राम H2O। 9 ग्राम H2O मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 18, 0.5 मोल H2O। ठीक है, अब देखो H2O में, एक H2O के मॉलिक्यूल में एक H2 का मॉलिक्यूल है, एक H2O के मॉलिक्यूल में एक H2 मॉलिक्यूल है, तो 0.5 मोल H2 में 0.5 मोल H2 होगा, 0.5 मोल H2 होगा। 0.5 मोल H2 का वेट कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम। 1 ग्राम H2, 1 ग्राम H2, 1 ग्राम H2 मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना होगा, 1 ग्राम। तो बेटा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 24 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 24 ग्राम कार्बन, ये हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीन है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं CO के साथ, तो सारा का सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और सारा का सारा हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपने CO2 को मेजर कर लेना है, जितना CO2 है उतना ही कार्बन होगा, उस कार्बन का वेट निकालो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का वेट आ जाएगा। जितना H2 उसको मेजर कर लो, जितना H2 है उतना ही H2 होगा, क्योंकि एक H2 में एक H2 है, वो H2 कहाँ से, हाइड्रोकार्बन से आए। तो H2 के मोल लो, उससे H2 के मोल आएंगे, H2 के मोल से H2 का वेट आएगा, और वही वेट हाइड्रोजन का वेट है। ये तरीका है यहाँ पर। ठीक है, चलिए सर। नाइट्रोजन डिटेक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरीड आउट बाय लसाने टेस्ट। लसाने टेस्ट में क्या होता था, नाइट्रोजन को सोडियम के साथ बर्न करते थे, NaCN बनता था, फिर NaCN में हम लोग फेरस सल्फेट डालते थे, फिर फेरस सल्फेट डालने के बाद या तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर लो, और या फिर थोड़ा सा Fe+3 डाल देना, और अल्टीमेटली तुमको फेरी फेरोसाइनाइड मिलता था। क्या मिलता था, फेरी फेरोसाइनाइड। क्या मिलता था, फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरोसाइनाइड, 4-3-12, 4-3-12। ठीक है, फेरी फेरोसाइनाइड। और ये फेरी फेरोसाइनाइड का कैसा कलर होता था, प्रुशियन ब्लू कलर, प्रुशियन ब्लू कलर। देखिए, लसाने टेस्ट में पहले NaCN बना, फिर ये NaCN NaOH के साथ FeSO4 की प्रेजेंस में Na4 FeCN6 बनाता है, और ये Na4 FeCN6 Fe+3 आयन के साथ रिएक्ट करके Fe+3 और ये A9 FeCN4 FeCN6-4 ये कंपाउंड बनाता है। जिगजैग वाले फॉर्मूले से ये 3 यहाँ है तो यहाँ जाएगा, ये 4 यहाँ है तो यहाँ जाएगा, तो Fe4 FeCN6 थ्राइस, Fe4 FeCN6 थ्राइस, इसको फेरी फेरोसाइनाइड कहते थे, और फेरी फेरोसाइनाइड का जो कलर होता था प्रुशियन ब्लू कलर होता था। ठीक है, ये चीज़। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। द लसानी एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कॉन्क HNO3 वाइल टेस्टिंग फॉर हैलोजन। अच्छा, हैलोजन से पहले HNO3 से बॉइल हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सारी चीज़ों को स्वाहा कर देता है। तो चीज़ों को हम क्यों नाइट्रिक एसिड के साथ टेस्ट करें, क्योंकि अगर मान लीजिए कंपाउंड में कुछ सल्फर रहा, तो जो सल्फर है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करके Ag2S बना सकता है, और NaCN को भी डिकम्पोज करना है, क्योंकि अदरवाइज Ag2CN2 भी बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें ना बने, इसीलिए इनको डिकम्पोज कराना बहुत ज़रूरी है। तो डिकम्पोज सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम साइनाइड, अदरवाइज वो भी सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। इन सोडियम फ्यूजन मतलब वही लसाने टेस्ट में, और द नाइट्रोजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम साइनाइड। नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम साइनाइड में। बच्चे का चीज है, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम साइनाइड में। द लासानी एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद, अरे ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है,
लसाने टेस्ट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब। बच्चों नो बॉल पे 6, नो बॉल पे 6 क्या था? लसाने टेस्ट नाइट्रोजन के लिए था, फास्फोरस के लिए था, सल्फर के लिए था और हैलोजन के लिए था। इन सब के लिए लसाने टेस्ट होता है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लसाने टेस्ट इन सभी के लिए सर होता था। अरे तो बार बार आ रहा है सवाल। चलिए ये आते हैं हम लोग सवाल पे। तो चंडाल मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल। अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल न्यूट्रलाइज 10 ml of 1 molar sulfuric acid. Ammonia evolved from 0.75 gram of sample neutralized 10 ml 1 molar sulfuric acid. तो 1 मोलर 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करी हमारी अमोनिया। तो बताइए कितना हमारे पास नाइट्रोजन होगा सॉइल में। आइए चलिए सर देखते हैं। तो सॉइल का वेट कितना है? ठीक है, तो सैंपल का वेट है 0.75 ग्राम। 0.75 ग्राम। अब देखिए फील समझिए, जितने मोल अमोनिया के हैं उतने ही मोल नाइट्रोजन एटम के होंगे, क्योंकि एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन का एटम है। और कितना मोल अमोनिया होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड से आ जाएगा। सो एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन में NaVA बराबर NbVb, ठीक है, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया क्या होगा? मोल्स ऑफ अमोनिया इनटू वैलेंसी फैक्टर, और अमोनिया की वैलेंसी फैक्टर कितनी होती है? 1, ठीक है। अब जितना इक्विवेलेंट अमोनिया के NaV क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। उतने ही इक्विवेलेंट किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहाँ से आएंगे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से। नॉर्मेलिटी कैसे आएगी? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2, तो मोलैरिटी इंटू 2 नॉर्मेलिटी होगी, 2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। वॉल्यूम कितना है? 10 ml, लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इतना इक्विवेलेंट एसिड होगा, ठीक है, इतना इक्विवेलेंट एसिड होगा। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.02 इक्विवेलेंट। जितना इक्विवेलेंट एसिड है उतना इक्विवेलेंट अमोनिया भी होगा, 0.02 इक्विवेलेंट अमोनिया। और अमोनिया के जितने इक्विवेलेंट है उतने ही अमोनिया के मोल्स होंगे, 0.02 मोल अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का वैलेंसी फैक्टर 1 है। अब जितना मोल अमोनिया का होगा उतना ही मोल नाइट्रोजन का होगा, 0.02 मोल नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के मोल आ गए तो नाइट्रोजन का वेट आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स में एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो ये आ जाएगा 0.28 ग्राम नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं सर? इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ से इतना आ गया। तो हमारे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का वेट कितना है? 0.28 ग्राम। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज नाइट्रोजन 0.28 ग्राम अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.75 ग्राम इंटू 100। ठीक है सर, ये हमारे पास सीन हो जाएगा। और अब बस काम खत्म, गेम ओवर। तो 28, 75, 100, 3, 4, 4/3, 8 चौक 32, 32 का 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 अपॉन 3, 3 3 9, 22, 7.3। तो 37% नाइट्रोजन होगा बाय वेट। हमारे कंपाउंड में 37% नाइट्रोजन है बाय वेट। 37% नाइट्रोजन बाय वेट, ये यहाँ पे सर आंसर हो जाएगा। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 37%। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। 37% क्या किया, कैसे किया, एक बार फिर से देखते हैं। तो हमने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से देखा हमारे पास कितना एसिड है, इतना। इसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? सारा अमोनिया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड आ जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, उतने इक्विवेलेंट अमोनिया के होंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड के इक्विवेलेंट कैसे आएंगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से।
नॉर्मेलिटी कैसे आएगी, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2, तो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जितने इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड के उतने इक्विवेलेंट अमोनिया के होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अमोनिया क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर्स, अमोनिया का वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो जितने इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड के उतने इक्विवेलेंट अमोनिया के, उतने ही मोल अमोनिया के और उतने ही मोल नाइट्रोजन एटम के। नाइट्रोजन एटम के मोल आगे, उससे उसका वेट आ जाएगा, वेट आने से फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। जेंडाल मेथड इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। An organic compound is oxidized with Na2O2 followed by boiling with nitric acid. The resulting solution is treated with ammonium molybdate. सर अमोनियम मॉलिब्डेट वर्ड को सुनते ही हमको ध्यान में आना चाहिए क्या, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और फॉस्फेट का जो टेस्ट होता है सर, अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट होता है, जिसमें कि फॉस्फेट आयन येलो अमोनियम मॉलिब्डेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता था। इस मौके पे अगर आप वो पूरी रिएक्शन लिख सके तो सर बहुत ही अच्छा होगा। मैंने आपको जो याद कराया था, क्या याद किया कि मॉलिब्डेनम क्रोमियम फैमिली का मेंबर है। तो जो बेटा क्रोमियम का फॉर्मूला होता है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, वैसे ही अमोनियम मॉलिब्डेट है NH4 ट्वाइस CrO4, तो ऐसे ही MoO4, ये सर अमोनियम मॉलिब्डेट है। इस अमोनियम मॉलिब्डेट को जब हम फॉस्फेट के साथ ट्रीट करते हैं, जब इसको हम फॉस्फेट के साथ ट्रीट करते हैं तो सर हमारी रिएक्शन होती है, जब हम इसको सोडियम फॉस्फेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारी रिएक्शन होती है येलो अमोनियम मॉलिब्डेट। येलो अमोनियम मॉलिब्डेट हमारा फॉर्म बनता है। और यहाँ पे सीन क्या होता है, 4 3 12 NH4 थ्राइस, ठीक है, NH4 थ्राइस, ठीक है, 3 है NH4 थ्राइस, 4 3 12, फिर उसके बाद में 12 MO, ठीक है, और फिर क्या 4 3 12, फिर उसके बाद में 12, फिर 3 के बाद 4, यस। तो ये हमारा यहाँ पर सीन होगा, ये यहाँ पर हमारा सीन होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का दोस्तों यहाँ पर सीन रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ों को देखा था। आप लोग देख लीजिएगा, बाकी रिएक्शन को बच्चों आप लोग देख लीजिएगा क्या थी प्रिसाइजली, हमको भी नहीं याद है, लेकिन हाँ कुछ इस तरह से 4 3 12 वाला केस मैंने आपको बताया हुआ था। येलो अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, यहाँ पे फॉस्फोरस तो है ही नहीं, तो फॉस्फेट कहाँ गया हमारा, ठीक है, Na3PO4, अमोनियम फॉस्फेट, हाँ 4 3 4 3, यस, ये अमोनियम फॉस्फेट, एंड देन 12 4, फिर MO, अब 4 के साथ क्या आएगा, 3 आएगा, यस। येलो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, इसका बेटा येलो कलर होता था, यस, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। आप चेक करोगे तो भी यही आएगा। तो ये हमारा बच्चों करेक्ट फॉर्मूला था। और ये किसके लिए होता है सर, फॉस्फोरस के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। हमेशा बेटा आपको 4 3 12 12 का फैक्टर आपको देखना है। 4 के बाद 3 12 हो गया, फिर 3 के बाद 4 12 हो गया, फिर 12 हो गया, और यहाँ पे जो 4 है फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये पूरा सीक्वेंसिंग हमने आपको रटाया हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, यकीन मानिए बच्चों, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना पड़ेगा। येलो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट आपको भी सॉल्ट एनालिसिस में भी हम रटाएंगे, ठीक है, फॉस्फेट के टेस्ट के लिए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो ये सर फॉस्फोरस के लिए टेस्ट होता है इन एन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय कारियस मेथड, ठीक है। सल्फर का एस्टिमेशन हो रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सल्फर होता है उसको बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट होता है, किसी में सॉल्युबल नहीं होता है। 0.2175 ग्राम ऑफ सब्सटेंस गिव 0.5825 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सब्सटेंस, ठीक है। देखिए जितना भी बेरियम सल्फेट बनेगा, एक बेरियम सल्फेट में एक सल्फर है, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट बराबर मोल ऑफ सल्फर, सीधा सा फंडा बस यही है।
मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट बराबर मोल ऑफ सल्फर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बस बेरियम सल्फेट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, जितने बेरियम सल्फेट के मोल्स आएंगे उतने ही मोल सल्फर का होगा, और सल्फर के मोल से सल्फर का वेट आ जाएगा, फिर उसका परसेंटेज आ जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में बेरियम का एटॉमिक वेट दिया जाएगा। एग्जाम में बेटा बेरियम का एटॉमिक वेट दिया जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली 300 232 होता है, बट वो दिया जाएगा, उसके लिए चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। हो गया हो गया हो गया। इन Carius method of estimation of halogen, 0.172 gram of organic compound showed presence of 0.08 gram of bromine. Which of these is the correct structure of the compound? ठीक है बेटा, समझिए बेटा। 0.172 ग्राम में कितना ब्रोमीन है? इतना। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन ओसी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन का परसेंटेज कितना है? 0.08 अपॉन 0.172 इंटू 100, 0.08 अपॉन 0.172 इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 अपॉन 0.172 टू 8172। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारी कितनी जाएगी? अराउंड लगभग चली जाएगी कितनी? 10 8 के साथ जाएगी तो 4 5, ये कितना हो जाएगा? 1700 850, 5 नहीं 4 40-45% के आसपास है। 45% के आसपास हमको समझ में आ रही है ये, नियरली बच्चों 45%, मोस्ट प्रॉब्ली 45%। ठीक है, 8000 अपॉन 172, 46%, 46.5%। अब हमें देखना है बेटा इतना ही परसेंट किस केस में दिख रहा है। तो मॉलिक्यूल में जो आधा वेट है लगभग ब्रोमीन का होना चाहिए। मॉलिक्यूल में जो लगभग आधा वेट है ब्रोमीन का होना चाहिए। देखो ये ब्रोमीन का वेट 80 और ये 15, तो यहां पर तो ब्रोमीन का वेट बहुत अधिक है, 80-90% है, ये नहीं होगा। ब्रोमीन का वेट 80, ये 15 और ये 14, 29 ये वेट है और ये 80, ये भी नहीं होगा। यहां पर भी ब्रोमीन का वेट अराउंड 70% के आसपास है। नो नेवर नॉट। यहां पे आते हैं, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। इतने हिस्से का वेट 80 है। ये क्या है? C6H4, 7 छंग 12 छंग 72, 72 और 4 76, ठीक है। 76 और 2 78 एंड देन 14, 78 एंड 14 82 92। सो 92 वर्सेस 80, इट माइट बी द करेक्ट आंसर, यस सर। ठीक है, ये हो सकता है, ये 80 है और ये 92 है, तो यस ब्रोमीन थोड़ा सा 50% से कम है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ तो ब्रोमीन का वेट बहुत लार्ज है, ब्रोमीन का परसेंटेज 50% से भी अधिक है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर बेटा एब्सोल्युटली सी होगा। सी में जो ब्रोमीन का परसेंटेज है वही परसेंटेज है जो हमें न्यूमेरिकल डेटा दिखा रहा है, तो इसका आंसर आंख बंद करके हम सी करेंगे। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो हमें जो डेटा दिया गया है ब्रोमीन के परसेंटेज का, वो देखना है किस कंपाउंड में सेटिस्फाई होगा, वो हमारा सी में सेटिस्फाई होगा। टोटल नाइट्रोजन इन द गिवन कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड बाय, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का जो वैल्यू है वो किससे डिटरमाइन होगा? देखो यहाँ पे नाइट्रो है, नाइट्रो जो होता है जेंडाल मेथड में नहीं डिटेक्ट होता है। नाइट्रो, नाइट्राइट, डाइजो, ये सब बेटा जेंडाल मेथड में नहीं डिटेक्ट होते हैं। इसके अलावा रिंग वाला नाइट्रोजन, ये सब जेंडाल मेथड में डिटेक्ट नहीं होते थे। ठीक है, ये चीज़ें। तो यहाँ पर किससे डिटेक्ट होगा सर? ये ड्यूमा मेथड वाज द बेस्ट मेथड, वो हर एक के लिए सही रहता है। लसानी, ड्यूमा और जंडाल के बेटा एक्सेप्शंस को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जंडाल मेथड में काम नहीं करता है।
और रिंग वाला नाइट्रोजन भी जेंडाल मेथड में काम नहीं करता है। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे ड्यूमा मेथड, ऑक्सीडेशन टू N2 बाय CuO, विच नाइट्रोजन एटम इज एस्टिमेटेड बाय जेंडाल मेथड। जेंडाल मेथड से कौन सा नाइट्रोजन एटम एस्टिमेट होगा? ये तो डाइजो ग्रुप है, नहीं होगा। NO2 भी नहीं होगा, रिंग वाला नाइट्रोजन भी नहीं होगा। तो बाहर वाला जो NH2 है ये डिटेक्ट हो जाएगा। जेंडाल मेथड से बाहर वाला नाइट्रोजन डिटेक्ट होगा, रिंग वाला नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब डिटेक्ट नहीं होंगे। NO2 डाइजो नहीं डिटेक्ट होगा, बाहर वाला NH2 डिटेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज, ये सारी चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी सुटेबल फॉर जेंडाल मेथड। जेंडाल मेथड के लिए कौन सा कंपाउंड सुटेबल है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डाइजो सॉल्ट, नाइट्रो एंड रिंग वाला नाइट्रोजन जेंडाल मेथड में काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है समाप्त। और इस लेक्चर में हमने क्या देखा? प्रैक्टिकल एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ सवालों के द्वारा हमने बच्चों रिवीजन किया। थ्योरी के साथ इस वीडियो को देखना कंपलसरी है, कंपलसरी है। और ये जो वीडियो लेक्चर है जेईई मेन के बच्चों के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों में इंपॉर्टेंट है, 11th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों सेक्शन होता है। इसको नॉर्मली हम लोग कोचिंग वगैरह में नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसको हमने NCERT से और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपका बेटा ये चैप्टर 100% तक पूरा बच्चों कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम से पहले काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ, हमारा कोई भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। ये कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और इस कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको इस समय बहुत ही बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। मतलब सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपने जो साल भर जो नोट्स वगैरह बनाए उनको रीड आउट करिए। अपनी चीज़ों को रीड आउट करोगे आपको एक अलग सुकून मिलेगा। नई चीज़ें नए लेक्चर को देखने से बेटर है अपनी चीज़ों पे आप थोड़ा सा समय स्पेंड करिए। इसीलिए हम अपने वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही सीमित रखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इस समय 5-5, 6-6 घंटे के वीडियो लेक्चर्स का कोई बेटा औचित्य नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड क्रिस्प चीज़ों को रखिए और अपनी चीज़ों को अपनी चीज़ों को बेटा अपनी सारी मेमोरी को रिकलेक्ट करिए जो आपने 1.5 सालों से पढ़ी हुई है। थोड़ा सा डर लगना लाजमी है, वो एकदम वो जेन्युइनिटी है। इंडियन टीम वर्ल्ड कप के प्रेशर में आ गई तो आप तो भाई नॉर्मल इंसान है, प्रेशर में आना बनता है, लेकिन इस प्रेशर से फाइट करना पड़ेगा। और फाइट करने का तरीका यही है, खूब सारे सवाल लगाइए, PYQ के चक्कर में रखिए, किसी और इधर उधर की नई चीज़ के चक्कर में मत भागिए और अपने खुद के नोट्स को रिवाइज करिए। और अगर आप हमारे साथ कंफर्टेबल हैं, आपका हमारे साथ पहले से संबंध बना हुआ है, तो हमारे वीडियो लेक्चर्स को फास्ट फॉरवर्ड वे में जैसे भी देखना है देखिए और ये चीज़ें। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।